अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे आपको एक नई सुबह के साथ। जी हाँ, और आज की अच्छी बात जिसका आपने पैकेज देखा, यानी अच्छी खुराक। आज की अच्छी बात है, अच्छी खुराक खाना इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी है। ये भी भला कोई कहने की बात है कि हम खाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। एक दिन कई दफा हमारा पेट ये दुहाइयां देता है कि हमें कुछ खाना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ हम खा रहे हैं वो कितना सेहत बख्श है हमारे बिल्कुल। और आज के शो में हमने बात ही सिर्फ ये करनी है कि घर का खाना अच्छा है या बाहर का खाना अच्छा है। ये बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि खाना म्यारी होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, आपकी बॉडी के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर होना चाहिए। तो क्या बाजारों में मिलने वाला खाना साफ सुथरा होता है या नहीं? घर के खाने में क्या एक्स्ट्रा होता है? कितना साफ होता है, कितना ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है? आज के पूरे शो को हमने इसी तरीके से तरतीब दिया है कि हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी होंगे, हमारे साथ जो है वो डॉक्टर भी होंगे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी होंगे, और आज के शो में हम इस पर बात करेंगे। तो अभी लेकिन हम नासिर काज़मी साहब की 74वीं बरसी है, तो उनकी बरसी पर हमने एक पैकेज 47वीं बरसी है। बिल्कुल। और मुझे यहाँ पर नासिर काज़मी का एक शेर याद आ रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो वो मैं पढ़ देती हूँ। मैंने इसकी बाकायदा लिखा है कि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि जब हम वक्त के शायर का जिक्र करते हैं जो किसी दौर का शायर रह चुका होता है, तो फिर जरा सी गलती भी बड़ी मायने रखती है। गए दुनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। वाह, खूबसूरत। कोशिश करेंगे कि आपको शहर में लोग नाश्ता क्या करते हैं और नाश्ते में खाना पसंद क्या करते हैं वो आपको दिखा सकें। और ख़ासतौर पर हम ये भी बात करेंगे कि मुख्तलिफ शहरों में क्या खाना जो बाहर से लोग खाते हैं वो खाना मयारी होता है, वो खाना उस मयार पर पूरा उतरता है जैसे एक इंसानी बॉडी की जिसकी ज़रूरत होती है कि आप हेल्दी सेहतमंद गुजार सकें। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी, कराची और लाहौर से। बिल्कुल, रावलपिंडी से साजिद शेख, कराची से फयाज यूनुस और लाहौर से फ़हीम अमीन। तो सबसे पहले क्यों ना लाहौर का रुख किया जाए, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे संडे तो लाहौरियों के लिए एक फेवरेट दिन होता है कि उन्होंने नाश्ता बाहर करना होता है। तो फ़हीम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पर मौजूद हैं। आपके पीछे हम देख भी सकते हैं कि बड़ा रश है। क्या नाश्ते चल रहे हैं? हलवा पूरी, नान चने, क्या चल रहा है नाश्ते में लाहौरियों के? बिल्कुल जी, अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर के साथ जो जुड़ा हुआ लफ्ज़ है वो खाने पीने की चीज़ों का ही है। तो मौसम जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, तो ऐसे में गर्मा गर्म नाश्ते का जो सिलसिला है वो जारी है। जिस जगह पे मैं यहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के नाश्ते मौजूद हैं। यहाँ पर नान चने भी मौजूद हैं, यहाँ पर पाए भी हैं और साथ दीगर लवाजमात भी मौजूद हैं, और काफ़ी पुरजोश तरीके से लाहौरिये जो हैं वो नाश्ता कर रहे हैं, साथ चाय से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आमतौर पर लाहौरिये जो हैं वो सुबह लस्सी पसंद करते हैं पीने में, लेकिन मौसम थोड़ा सा सर्द हुआ है, हल्की सी बारिश हुई है, तो इस वक्त नाश्ते में गर्मा गर्म चीज़ों के साथ गर्मा गर्म चाय का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो रूटीन के मुताबिक जो है, क्योंकि नाश्ता जो है वो बाहर से ही करना पसंद करते हैं, तो लोग बड़ी तादाद में नाश्ता भी कर रहे हैं। लाहौर में नाश्ता जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। नॉर्मली जो नाश्ते की इकसाम है जिसमें सुबह के वक्त हलवा पूड़ी भी खाई जाती है, साथ ही साथ पाए, नान चने, और इसके साथ साथ पराठे देख रहे हैं आपने जो है वो खाए जाते हैं। कैप क्यों पहन रखी है? आपने कैप क्यों पहन रखी है? आप, मुझे लगता है किचन में खड़े हैं आप। बिल्कुल जी, मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पर हमने अभी मुशाहिदा भी किया कि यहाँ पर जो खाने पीने की अशिया हैं वो किस तरह तैयार की जाती हैं, क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके लिए क्या हफ्ज़ाने सेहत के जो असूल हैं उन्हें मद्देनज़र रखा जाता है। तो ये देख कर बड़ा हैरानकुन बात हुई कि यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर अब लाहौर के जो मुख्तलिफ होटल्स हैं वहाँ पर बाकायदा एक चेकिंग का निज़ाम बनाया गया है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से, जहाँ पर कंपल्सरी किया गया है यहाँ पर खाना बनाने वालों पर और तकसीम करने वालों पर कि वो कुछ स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो अख्तियार करेंगे। सर को डांप कर रखेंगे, मुंह को डांप कर रखेंगे, उसके साथ साथ अपने हाथों की सफाई का ख्याल रखेंगे, लिबास की जो सफाई है उसका ख्याल रखा जाएगा, और जिन अशिया को इस खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए बाकायदा तौर पर उनकी मार्किंग की जाएगी, उसके ऊपर उनकी डेट ऑफ एक्सपायरी वो भी दर्ज की जाएगी। जब
जी दर्ज की जाएगी, और जबकि उसके साथ ही साथ जिन जगहों पर इन्हें स्टोर किया जाएगा उसका भी ख्याल रखा जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो दिगर लोग भी मिल रहा है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। क्या कहा जाए कि लाहौर में म्यारी खाना मिलना शुरू हो गया है, उसके ऑब्जर्वेशन का बाकायदा सिस्टम बनाया जा रहा है, तो ये गलत नहीं होगा? जी बिल्कुल दुबा, ऐसी सूरत हाल ये है कि एक बाकायदा तौर पर सिस्टम ज़रूर नज़र आ रहा है, क्योंकि जब भी आप कोई खाने पीने की दुकान पर अब से कुछ अर्सा पहले जाते थे तो वहाँ पर कोई निज़ाम नहीं होता था। अब जी सिलसिला है कि जब आप अपना कोई होटल खोलते हैं तो होटल खोलने से पहले आपको उसके लिए बाकायदा तौर पर लाइसेंस जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, जिसके लिए बाकायदा पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से लाइसेंस का अजरा किया जाता है, जिसमें होटल में काम करने वाले मुलाजमीन का फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो साथ लगाना पड़ता है। जबकि उसके बाद बाकायदा तौर पर पंजाब और ख़ासतौर पर लाहौर में जो होटल्स हैं उनका माहाना की बुनियाद पर मुआयना किया जाता है, और एक चेक लिस्ट जो है वो बनाई गई है, जिसको यहाँ पर आकर हम जरा कराची की सूरत हाल का जायजा ले लें, कराची की सूरत हाल का जायजा ले लें, फिर आपकी तरफ दोबारा आएंगे। हम चाहेंगे कि आप लोगों से, जो लोग वहाँ इस वक्त हमें बैकग्राउंड में नजर आ रहे हैं, नाश्ता करते हुए, तो हम उनसे भी बात करें। फयाज यूनिस, कराची में क्या सूरत हाल है? कराची में क्योंकि सैटरडे संडे वहाँ भी यही ट्रेंड देखा जाता है कि लोग बहुत ज्यादा तादाद में घरों से बाहर निकलते हैं नाश्ते के लिए, तो क्या नाश्ता ज्यादा लोग करते हैं, क्या चीज पसंद करते हैं, और कराची में क्या कह सकते हैं कि नाश्ते का मेयार बहुत अच्छा है? देखिए बिल्कुल दुआ, जिस तरह कराची की बात की जाए तो कराची के शहरी हम देखते हैं सैटरडे को अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर नाश्ता करते हैं। वो कराची के तीन मकामात का सबसे ज़्यादा रुख करते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा जो है खाना मिलता है। एक बोर्ड बेसन, दूसरा जो है हुसैनाबाद, और तीसरा जो है वो दो दरिया की तरफ हैं। यहाँ पर इस वक्त हम आज सुबह बोर्ड बेसन के करीब मौजूद हैं। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है, लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है। अगर मैं अपने कैमरा मैन अम्मार को बोलूँ कि चले हम लोगों की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुबह लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, नाश्ता कर रहे हैं। और कराची के शहरी सबसे ज़्यादा जो खाना खाते हैं वो उसमें हलवा पूरी और उसके साथ वो लोग पाए ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि कराची में अमूमन लोग पाए नहीं खाते। ये कुछ नौजवान हैं जिन्होंने आपसे कुछ देर पहले ही खाना खाया और ये अब अपने घरों को जा रहे हैं। हाँ जी, क्या खाया आपने और कैसा खाया? पाए खाए। पाए खाए, कैसे हैं पाए और कैसा? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत टेस्टी। अच्छा, कहाँ से आप लोग पाए खाने के लिए यहाँ खुसूसी? हम लोग सदर से आए। ठीक है, तो कैसा खाना खाया आपने यहाँ पर, मज़ा आया? हाँ बहुत मज़ा आया। ठीक है, देखिए ये नौजवान है, ये गेट टुगेदर करने के लिए यहाँ आए थे, इन्होंने पाए खाए, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और अब यहाँ से ये लोग जा रहे हैं। हफ्ते के रोज़ हम देखते हैं कि यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ साथ नौजवान गैदरिंग की सूरत में यहाँ पर आते हैं, नाश्ता करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर कराची। अच्छा फयाज, ये बताएं, अफसोसनाक वाक़या भी इस हाँ फयाज, ये जो अफसोसनाक वाक़या इसका भी हम जिक्र करेंगे, कराची में बाहर से अमवात हो जाना। लेकिन पूछना मैं आपसे ये चाह रहा था कि आपने खुद क्या नाश्ता किया, जरा वो तो बताएं हमें। देखिए मैंने तो अपने घर नाश्ता करके अपनी बेगम के साथ आया था, उसमें उन्होंने मेरे लिए जो है पराठा, उसके साथ आमलेट और उसके साथ चाय। लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो जमील मेरा दिल कर रहा है, मेरा यहाँ पर पहुँचकर दिल कर रहा है कि मैं भी यहाँ पर जो है पाए ज़रूर खा के जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर जब मैं लोगों को पाए खाते हुए देख रहा हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि इतना अच्छा खाना और इतना अच्छा नाश्ता यहाँ पर मिलता है। मैं कोशिश करूँगा, भाभी नाराज होंगी कि आप उनके हाथ का बना पराठा तो खाए, लेकिन उनके लिए पाए लेते जाइएगा फिर। हाँ, अकेले नहीं खाना। देखिए मैं अकेला मैं भी नहीं खाऊंगा और आप लोगों के लिए भी वहाँ पे लाहौर पे स्पेशली यहाँ से भिजवाऊंगा, ताकि आप लोग भी चेक कर सकें कि कराची के जो शहरी है सुबह किस तरीके के पाए खाते हैं। और वो खसूसन सैटरडे को हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोग शौक से खाते हैं वो यहाँ पर पाए खाने के लिए आते हैं। जी जमील। अरे वाह, क्या बात है फयाज। लेकिन हम चाहेंगे कि बेसिकली आपने ये तो बता दिया कि लोग बड़े शौक से निकलते हैं सैटरडे संडे। कराची में बोट बेसन है, सदर है और 2-3 जगह आपने बताया कि वहाँ नाश्ता करते हैं। लेकिन जो अफसोसनाक वाकया पेश आया कराची में, जो 5 बच्चे जाँ बाहक हो गए थे बाहर का खाना खाकर, क्या उसके बाद फूड अथॉरिटी हरकत में आई? क्या चेक एंड बैलेंस का एक तरीकाकार वज़ा हुआ? क्या सख्ती हुई बाहर के खानों की जो रेस्टोरेंट्स हैं? देखिए जमील, 2 करोड़ की आबादी है कराची शहर की, जिसमें 35 के करीब जो है महकमा फूड अथॉरिटी के जो अफसरान और अहलकार हैं जो बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी हैं। अगर बात की जाए इन 2 अफसोसनाक वाक़या, एक एरिज़ोना ग्रिल जिसमें 2 बच्चों ने, छोटे बच्चे थे, अपनी वालदा के साथ खाना खाया था, वो जान की बाजी हार गए। उसके बाद पुप्पी और 5 बच्चे जो सदर में उन्होंने 9 बार और उसके बाद स्टूडेंट बिरयानी के से खाना खाया था, वो जान की बाजी हार गए। ये दोनों में जो है तहकीकात काफ़ी हद तक मुकम्मल
कर ली गई है। जो पहला वाकया साहिल थानी की हदूद में आया था उसमें एरिजोना ग्रिल को जो है तफ्तीश के दौरान कसूरवार ठहराया था, लेकिन जो दूसरा वाकया आपसे कुछ दिन कबल जो है सिविल लाइन थाने की हदूद में वाकया रूनुमा हुआ जिसमें 5 बच्चे और उनकी पुप्पी जान की बाजी हार गई, उसमें महकमा फूड काफ़ी हद तक ये कहता है कि ये तमाम तर बच्चे कसरे नाज में जो स्प्रे किया गया था फ्यूमिगेशन की वजह से उसकी वजह से जान की बाजी हार गए। लेकिन इन तमाम तर वाक़े के बाद फूड अथॉरिटी ने जो है अपनी छापामार कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी है। सिंध सेक्रेटेरिएट जो सिंध की जान समझी जाती है उस पर जो है निजी कैंटीन पे छापे मारे, वहाँ पर एक कैंटीन को सील किया। आप ये हाल देख लें कि जो सिंध की जो जान है सिंध सेक्रेटेरिएट उसकी जो कैंटीन है उसका ये हाल है कि उसको सील कर दिया। लेकिन जिस जगह हम मौजूद हैं बोर्ड बेसन, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा म्यारी खाना खाया जाता है और यहाँ पर कराची के लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर सफाई सुथराई और उनका जो किचन है उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। लोग इसीलिए थोड़ा महंगा खाना खाते हैं, वो कहते हैं थोड़ा महंगा खा ले लेकिन अपनी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बड़ा ज़रूरी है कि आप महंगा खाना खा लो लेकिन सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और यही आज के हमारे प्रोग्राम का मकसद भी है कि हम आपको बताएं कि म्यारी खाना कितना ज़रूरी है हमारी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। रावलपिंडी साजिद शेख हमारे साथ हैं। तो साजिद, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा, कहीं आपका नाश्ता तो ठंडा नहीं हुआ। हमें बताइए कि रावलपिंडी के लोग नाश्ते में क्या खाते हैं। और हमने लाहौर से हलवा पूरी खा ली, कराची से पाए खा लिए, अब रावलपिंडी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब सुबह सवेरे बारिश हुई है और बारिश के बाद हम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। इस वक्त हम रावलपिंडी के कश्मीरी बाज़ार में मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जो रावलपिंडी के जितनी भी लोग हैं जो ख्वाबों के शौकीन हैं वो यहाँ पर इस वक्त आते हैं। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब, वो भी यहीं आते हैं पाए निहारी वगैरह दीगर चीज़ें खाने के लिए। रावलपिंडी के जो ज़्यादातर लोग हैं वो हलवा पूरी को जो बोलते थे लाइक करते हैं, सवाल करने लगे थे ना सिरी पाए और पोंग वगैरह जो है इस किस्म। साजिद, मेरी बात सुने, अभी सवाल करते हुए ना हम यही सोच रहे थे यार शेख रशीद साहब का जिक्र करें कि ना करें। अब हमने तो नहीं किया, आपने क्यों कर दिया? हमें पता है भाई वहां पे चने पाए खाते हुए शेख साहब हमें हमेशा कहीं ना कहीं किसी दुकान पे नजर आए हैं। अच्छा, अब वहां आप उस अलमशहूर दुकान पे खड़े हैं? देखिए, मैं उसी दुकान पर खड़ा हूँ। ये मेरे कैमरामैन जो है उस्मान दिखाएंगे। ये वो शॉप है जहाँ पर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब आते हैं। और जरूर सिर्फ वही नहीं आते बल्कि आपने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग और भी यहाँ का रुख करते हैं। और इस वक्त भी चूँकि यहाँ पर सुबह सवेरे का टाइम है और काम इनका शुरू हो चुका है। और मैं चाहूँगा बल्कि जो ये दुकानदार भाई साहब हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, आप ये बताइए जी कि क्या कहेंगे आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपने बनाई हुई हैं और क्या लोग कितने शौक से खाते हैं? जी, ये बहुत शौक से खाते हैं। हमारे शेख रशीद साहब भी आते हैं, बड़े फनकार इधर आते हैं। ये कश्मीरी बाज़ार बहुत पुराना है और पाए होते हैं मगज़ निहारी चने वगैरह हलवा पूड़ी, बहुत पुरानी दुकान है। पीछे भाई बैठे हैं, बात कर लें उनसे आप। तो ये बताएं क्या रेसिपी है, कोई ख़ास चीज़ें आपने डाली हुई हैं इसमें, क्या सफाई का कितना ख्याल रखा? जी बहुत ज़्यादा जब से ये फूड वाले आए ना ज़्यादा ही हो गया बहुत सफाई का ख्याल। मिसाल के तौर पर किस तरह से सफाई किस तरह से करते हैं इन चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों को आपने प्रिजर्व करने का क्या बंदोबस्त रखा है? बाद सफाई करते हैं, अलहदा सफाई करके फिर पकाते हैं। ये इस तरह नहीं होता, ये बिल्कुल ये रेडी होता है। तो रावलपिंडी के अलावा ये तो बहुत बड़ी मैंने देखा है पूरी बहुत बड़ी मार्केट सी है और सारी दुनिया यहाँ पर जहाँ मैं देख रहा हूँ खाने पीने की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो कहाँ से लोग और आते हैं? ये हमारे सर इंग्लैंड से भाई आए हैं, पीछे बैठे हैं, वो बुला रहे हैं बल्कि आपको। इंग्लैंड से आए हैं वो, मीरपुर से, कश्मीर से, कराची से, साहिवाल हो गया, ये लाहौर, इधर से बहुत दूर से इधर। ये जिस तरह बता रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पर नाश्ता करने आते हैं। साजिद, ये जो इंग्लैंड से आए हैं भाई नाश्ता करने यहाँ पर, जरा मुलाकात करवाएं उनसे और उनसे पूछे क्या खा रहे हैं वो यहाँ से। बिल्कुल, मैं उनसे मुलाकात कराऊंगा जरा भाई को, मैं उनसे बिल्कुल आपसे मुलाकात करवाता हूँ। और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और खासे बड़े इन्हें मार्ग से हमने देखा है यहाँ पे लोग चीज़ें खा रहे हैं। और चूँकि कुछ लोग ऐसे हैं वो जिन भाई की जिक्र किया गया था उन्होंने शायद बात करने से शायद शाये है, कैमरा शाये है, खाते वक्त जो है मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता, तो इस वजह थोड़ा सा वो घबरा रहे हैं। बाकी ये है कि ओवरऑल यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल है और मैं देख रहा हूँ कि अच्छा साजिद जल्दी से बताएं आपने क्या नाश्ता किया है? साजिद जल्दी से बताएं आपने क्या नाश्ता किया है? और हम चूंकि साथ साथ म्यार की बात भी कर रहे हैं तो पिंडी में तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि म्यारी खाना ना मिलता हो। देखिए, मैंने अभी तक तो नाश्ता नहीं किया लेकिन जिस किस्म की महक यहाँ से उठ रही है और जो यहाँ पर सिरी पाए निहारी और इस किस्म की चीज़ें हैं तो भूख में आस्ता आस्ता इजाफा होता जा रहा है। और मेरी कोशिश है कि जैसे ही
मेरा बीपर खत्म हो तो उसके फौरन बाद मैं अपनी पूरी टीम के साथ जो है यहीं पर ही नाश्ता करूंगा, ठीक है, ठीक है। खासी मशहूर ठीक जगह है साजिद, साजिद आप फिर अपना आप नाश्ता एंजॉय करें। हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया और आप अपना अपना नाश्ता एंजॉय करें, हम अपनी चाय करते हैं और भट्टी साहब के पास चलते हैं। बिल्कुल, आज हम भट्टी साहब की तरफ जाएंगे तो मैं चाहूंगी कि भट्टी साहब से भी हम बजाय इसके पहले ये पूछें कि आज आपके पास क्या खबर है। भट्टी साहब, आज आपने नाश्ता क्या किया है, सबसे पहले वो बताएं और फिर अपनी खबर की तरफ आएं। जी बिल्कुल, जब मैं आपका ये सेगमेंट सुन रहा था तो मैं खुद भी याद कर रहा था, क्योंकि हर सैटरडे को मैं नाश्ता घर पे नहीं करता, बाहर किसी रेस्टोरेंट पे अकेले होटल पे नाश्ता जाकर या करने का अकेले जाकर मौका या मिलता पूछने है। भाभी लगा को था साथ मैं, लेके? देखा यही पूछने लगा था मैं। इसका मतलब है सैटरडे को आप भाभी के हाथ का नाश्ता नहीं करते, लेकिन जब बाहर से करते हैं तो क्या भाभी को साथ लेके जाते हैं या अकेले ही नाश्ता कर लेते हैं? नहीं, वो साथ बिल्कुल नहीं होती, जो कि ऑफिस से फारिग होने के बाद बाहर कुछ दोस्तों के साथ कंपनी करने का मौका मिलता है और उन्हीं के साथ ही नाश्ता भी फिर किया जाता है। ये भाभी देख रही हैं, मेरी मिसेज मेरे साथ नहीं होती इस मौके ये के ऊपर। भाभी देख रही हैं। आज आप घर जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। भट्टी साहब पकड़े गए आज आप। आज आप पकड़े गए। नहीं तो मैं इतवार के रोज फिर ये कसर पूरी कर देता हूँ, इतवार के रोज उनके साथ बाहर इकट्ठे नाश्ता करने का मौका मिलता है। चले फिर ये तो बहुत ग्रेट अच्छी बात है, ये है। अच्छा बहुत भट्टी साहब, फिर खबरों की तरफ बढ़ते हैं। क्या एक्सक्लूसिव है आज? जी स्केलर साहब, आज एक्सक्लूसिव ये है कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब अक्टूबर 2017 में जब अपनी जिम्मेदारियां संभाली थी तो उन्होंने ये कमिटमेंट की थी कि ना सिर्फ नैब करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल दरामद होगा, हम अपने नैब का जो फेस है वो चेंज करेंगे, उसके साथ साथ नैब के अंदर भी जो कुछ ऐसे लोग जो करप्शन के अंदर मुलविस पाए जाते हैं, जिनकी वजह से नैब का नाम माजी में मुतासिर हुआ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ दो अफसरान को जो जिनका ताल्लुक नैब कराची से था, ग्रेड 18 और एक ग्रेड 16 के ऑफिसर थे, उन दोनों को नौकरियों से बरतरफ कर दिया है। और उसके साथ साथ जब नैब करप्शन के खिलाफ तमाम शोबों के अंदर बिलइम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, तो इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा खाइफ दिखाई देती है नैब से। और इस हवाले से वैसे तो तमाम सियासी जमातों के अंदर इस बात के ऊपर कंसेंसस दिखाई देता है कि नैब के कानून पर नजरसानी होनी चाहिए, ड्राफ्ट भी तैयार किए जाते हैं और एक कमेटी इस मामले का जायज़ा भी ले रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने कौमी असम्बली के अंदर ये मामला टेकअप किया और नैब की कारकर्दगी को वो आए रोज़ आड़े हाथों से लेते हैं और बहुत से सवालात रेज करते हैं। उन्हीं की जानिब से तहरीरी तौर के ऊपर नैब से कुछ जवाबात तलब किए गए थे, जिसके बाद पहले नैब की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस का मुतालबा था, जिसके नतीजे में अब चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने ये मंजूरी देते हुए कि जो पार्लियामेंटेरियंस के कौमी असम्बली के अंदर जो उन्होंने सवालात उठाए हैं, नैब इन तमाम सवालात के जवाब देगा। नैब हेडक्वार्टर से एक मरासला अरसाल किया गया नैब के तमाम रीजनल ऑफिस को, जिसके अंदर ये मालूमात इकट्ठी करनी शुरू कर दी गई हैं जो कि राना सनाउल्लाह साहब के सवालात पर मबनी है। पहला सवाल ये था जो कि चेयरमैन नैब ने तमाम रीजनल ब्यूरो से ये जवाब तलब किया है कि वो ऐसे अफराद के नाम बताए जाएं जिन्हें नैब ने 90 रोज़ तक गिरफ्तार करके अपनी तहवील में रखा, लेकिन उनके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर नहीं किया गया। दूसरा वो मामला था जो तफसीलात तलब की गई हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे अफराद के नाम भी बताए जाएं जिन्हें नैब ने गिरफ्तार किया, 90 रोज़ से ज़ायद नैब की तहवील में रहे, लेकिन बाद अज़ा उनके ऊपर वो इल्ज़ामात दुरुस्त साबित नहीं हो सके थे। उसके साथ एक ये बड़ा सवाल नैब के लेटर में मौजूद है कि नैब आईने पाकिस्तान के अंदर जो आम एक शहरी को जो हकूक़ हासिल हैं, नैब उनको मुतासिर करते हुए बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता है कि आइन के मुनाफी हैं। ये बताया जाए कि कितने ऐसे इक़दाम किए गए हैं जिसके अंदर एक आम शहरी के आइन के अंदर दर्ज हकूक़ मुतासिर हुए। और उसके साथ एक और रेलेवेंट क्वेश्चन है कि मुस्तकबिल के अंदर नैब और हुकूमत आइन के मुनाफी ऐसे इक़दाम जब मुख्तलिफ अफराद को गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात बहुत ठोस नहीं होते लेकिन गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। ये तमाम तर तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं और पार्लियामेंट के अंदर जमा करवाई जाएंगी, जिसके नतीजे में एक बड़ा पंडोरा बॉक्स यकीनी तौर पर खुल सकता है। ठीक है भट्टी साहब, एक ब्रेक की तरफ बढ़े, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपकी दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी की तरफ जाएंगे, तो एक वापस आते हैं।
बैक एक बार फिर खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सोहेल भट्टी साहब हमारे साथ हैं एक्सक्लूसिव स्टोरीज के साथ इस्लामाबाद से। भट्टी साहब, दूसरी स्टोरी क्या है? दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जिसके सब मामला यह है कि वजारत ख़जाना और FBI आए रोज़ हम देखते हैं कि बुलंदोबांग दावे तो कर रहे हैं कि FBI की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, उसके रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा किया जाएगा, लेकिन अमली तौर के ऊपर गुज़श्ता इनके अगर हम रवा माली साल के 8 माह की बात करें तो बदतरीन कारकर्दगी का सामना हमें देखने का मौका मिल रहा है FBI की जानिब से। चूँकि 8 माह के दौरान FBI को 235 अरब रुपए के रेवेन्यू के शॉर्टफॉल का सामना है। अपना मतलूबा हदफ FBI पूरा करने में कामयाब नहीं हो पा रहा। इसके बावजूद कि FBI में बड़े पैमाने के ऊपर तबादले किए गए, सीनियर अफसरान को नज़रअंदाज किया गया, उनको साइडलाइन किया गया, जूनियर को आगे लाया गया और इस कमिटमेंट के साथ कि रेवेन्यू में इजाफा किया जाएगा, लेकिन FBI अपना मतलूबा टारगेट पूरा करता दिखाई नहीं देता। और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर अब एक रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान भी जारी है, जिसके अंदर एक्सटर्नल रिलेशन, बिजनेस डेवलपमेंट, पराल कारपोरेट बोर्ड, मुख्तलिफ किस्म के नई स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करके FBI की रिस्ट्रक्चरिंग का काम किया जा रहा है, जिसके हवाले से मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स का कहना है और रिटायर्ड FBI के अफसरान का कहना है कि ये कोशिश बेसूद साबित होगी और FBI का इस तरीके के साथ बुरी तरह से इसका निज़ाम बिखरेगा कि इसको संभालना मुश्किल होगा। इनकॉम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है FBI के अंदर और इस सारी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए FBI के पास सबसे आसान तरीका जो बचा है वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर टैक्स में मुसलसल इजाफा किया जाए। जो आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है उसका रिलीफ कम से कम सार्फिन को पास हो। पेट्रोलियम लेवी के जरिए से ये जो इजाफी रकम है जी, ये इजाफी टैक्स होगा जिससे जी एग्जैक्टली इजाफी टैक्स गुज़श्ता 3 माह से ये इजाफी टैक्स है और गुज़श्ता 3 माह के दौरान 75 अरब रुपए से जायद रकम इजाफी पेट्रोलियम लेवी की मद में पेट्रोलियम मसनूआत के सार्फिन से वसूल की गई है। अगर हम लेटेस्ट बात करें 1 मार्च से जो वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया, पेट्रोल 2.5 रुपए और हाई स्पीड डीजल 4.5 रुपए फी लीटर महंगा किया गया। इसकी कतन कोई जरूरत नहीं थी इस पेट्रोल को महंगा करने की और हाई स्पीड डीजल को। आलमी मार्केट के मुताबिक ये कीमत कम हो सकती थी, लेकिन FBI की जानिब से और वजारत खजाना ने बाहमी तौर के ऊपर मिलकर यह फैसला किया कि चूंकि हमें रेवेन्यू के अंदर शॉर्टफॉल का सामना है तो यही एक वाहिद रास्ता है कि अपने शॉर्टफॉल को कम करने के लिए हम पेट्रोलियम लेवी में मजीद इजाफा कर दें। तो लेकिन सोहेल भट्टी साहब, जो पेट्रोलियम लेवी है वो 2 रुपए फी लीटर इजाफी वसूल की जा रही है। जी, ये इजाफी वसूलियों को तो आप बता रहे हैं, ये इसको क्या कहें, अफसोसनाक सूरत हाल कहें या क्या कहें, क्योंकि असद उमर साहब तो खुद PTI गवर्नमेंट में आने से पहले सबसे बड़ा अटैक करती पेट्रोलियम मसनूआत पे थी कि पेट्रोल की कीमत में इतने अरबों रुपए हम गवर्नमेंट की जेब में डायरेक्टली डाल रहे हैं, अवाम पर बोझ है, और अब यही वो गवर्नमेंट खुद कर रही है। एग्जैक्टली स्क्वायर साहब, पार्लियामेंट के अंदर असद उमर साहब की वो तकरीरें हमें नहीं भूलती जिसके अंदर वो जब भी सेल टैक्स या पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाया जाता था तो वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को आड़े हाथों लिया करते थे और ये वो वादा करते थे कि हम आएंगे तो ये रिलीफ अवाम को मुंतकिल करेंगे। लेकिन अब हैरान कुन तौर के ऊपर पेट्रोलियम लेवी के अंदर गुज़श्ता 3 माह से मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। यानी कि वो पेट्रोलियम लेवी जो गुज़श्ता सालों में कभी इस हद तक नहीं बढ़ाई गई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में असद उमर साहब की हिदायत के ऊपर वो बढ़ाई गई है। मकसद क्या है कि FBI जो अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं बना पा रहा उसकी नाकस कारकर्दगी का खमियाजा इस आवाम को भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया जाता है, 1 मार्च से भी इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत आलमी मार्केट के मुताबिक 1 मार्च से किसी सूरत नहीं बढ़ सकती थी, लेकिन पेट्रोलियम लेवी हाई स्पीड डीजल के ऊपर 6 रुपए फी लीटर बढ़ाई गई है 1 मार्च से, ताकि हुकूमत को अपना इजाफी रेवेन्यू मिल सके। तो माहाना बुनियादों के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत के सार्फिन से इस वक्त तकरीबन 55 से 65 अरब रुपए सेल टैक्स और पेट्रोलियम लेवी की मद में जमा किए जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान तकरीबन 75 अरब रुपए से जायद रकम पेट्रोलियम लेवी की मद में सार्फिन से इजाफी वसूल की गई है। इस इक़दाम के नतीजे में वक्ती तौर के ऊपर FBI और वजारत खजाना अपने खजाने को बेहतर बनाने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन अफराते ज़र मुसलसल बढ़ रहा है। जब भी आप हाई स्पीड डीजल महंगा करते हैं उसका बराह रास्त अवाम की जिंदगियों पर असर पड़ता है। जब आप पेट्रोल महंगा करते हैं अवाम के लिए बेपनाह मुश्किलात में इजाफा होता है। अब लगता है इस वक्त आलमी मार्केट के अंदर कुछ माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का डिक्लाइनिंग ट्रेंड रहा था, अब एक मरतबा फिर कीमतें बढ़ना शुरू होगी और अवाम की मुश्किलात में आने वाले दिनों में मजीद इजाफा होगा। लेकिन आने वाले दिनों में मजीद इजाफा होगा, आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ेगा तो जाहिर है अवाम की मुश्किलात जो है वो मजीद बढ़ेंगी।
ये बताएं कि अच्छी खुराक होती क्या है और आपको नाश्ता करना कितना ज़रूरी है, अच्छी खुराक की ज़मीन में अच्छा नाश्ता क्या होता है और नाश्ता हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। साथ साथ हम अपनी पसंद के खाने खाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कितना खुद को कंट्रोल करना। और अगर ख़वातीन जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही हैं वो बहुत खाने की शौकीन हैं और उन्होंने अपना वज़न बढ़ा लिया है तो वो खाना भी खाएं, लेकिन अपना वज़न कम करने के लिए उन्हें क्या क्या करना होगा, ये सब कुछ आज हमें बताएंगी डॉक्टर उम्मे राहिल साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। म्यारी प्रोटीन से भरपूर, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर कितना जरूरी है हमारे जिस्म के लिए। अच्छा, आज का हमारा फोकस ये है कि बेसिकली हमने अपने स्टमक को किस तरह से सेहतमंद रखना है, क्योंकि बॉडी के लिए खुराक खाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उस खुराक के वो कौन से पोर्शंस हैं जो हमारे स्टमक को, हमारे मैदे को भरपूर, तवाना और सेहतमंद रख सकते हैं। डॉक्टर उम्मे राहिल साहिबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? एक बार फिर आपको खुश आमदेद वेलकम करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और जल्दी से आप ये बताएं कि आपने नाश्ता क्या किया आज? वैसे आप करती क्या हैं? अच्छा, हाँ, नाश्ता क्या करती हैं आप? स्मार्ट हैं। बड़ा अजीब सा सवाल कर लिया। नाश्ता जब घर में होती हूँ तो करती हूँ, वरना सुबह सुबह निकलना होता है, बहुत अर्ली निकलना होता है तो नाश्ता फिर बहुत लेट हो जाता है। मतलब सुबह 6 बजे के बजाय वो नाश्ता जो है 11 बजे पे चला जाता है। तो उठते ही क्या खाती हैं अंडा आप, जरूरी डॉक्टर साहिबा? चाय नाश्ते की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, मतलब लाइक नाश्ता अगर आपका लेट हो जाता है, कभी अर्ली आपने काम पे जाना है, तो फिर आप फौरी तौर पर उठते ही क्या खाती हैं? फौरी तौर पे कुछ नट्स ले लेती हूँ, लाइक काजू हो गए, बादाम हो गए, और ये जो किशमिश होती है, ये रेजिन्स जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बेड साइड पे होते हैं या बैग में होते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है, एनर्जी के लिए कुछ नट्स खाना बहुत ज़रूरी है। चाहे जब भी जैसे भी आपको टाइम मिले, फिर आप आराम से नाश्ता कर लें या चलते फिरते एक बॉयल एग तो खा ही सकते हैं। और फिर नाश्ते में क्या खाती हैं आप? अगर वो लेट भी हो जाता है तो भरपूर नाश्ता करती हैं फिर? हाँ बिल्कुल, अगर लेट हो जाते तो फिर तो पराठा होना चाहिए, उसके साथ सीजन के हिसाब से कभी साग है, कभी अचार है, कभी कुछ जो भी हो, लेकिन हैवी नाश्ता, और उसके बाद फिर रात का खाना। अब आप जल्दी से हमारे देखने वालों को भी बता दें कि अच्छा खाना क्या होता है और घर के और बाहर के खाने में क्या फ़र्क है। बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं खा रही हूँ उसको ये नहीं कहेंगे अच्छा है, इसलिए कि हम लोग इस तरह से लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो कोई अच्छा खाना, हेल्दी खाना नहीं है। हेल्दी खाना प्रॉपर पोर्शंस में खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाश्ता, आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड हो गया कि नाश्ता तो होता ही नहीं है, खासकर बच्चियाँ जो हैं वो नाश्ता बिल्कुल नहीं करती हैं कि जी सुबह सुबह जाना है, सुस्ती हो रही होती है और सुबह उठ के कौन नाश्ता करे। अब छोटे छोटे बच्चों का भी यही हाल हो गया, मैंने देखा है अपने आसपास के लोगों को भी, फैमिलीज़ में भी, कि बड़ी मुश्किल से माएँ उनको कुछ ना कुछ खिला रही होती हैं। तो नाश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरे रात के जो आप आराम के बाद उठते हैं, आपके पूरे बॉडी का जो कहना चाहिए शुगर लेवल डाउन हो रहा होता है, आप सुस्त हो रहे होते हैं। वैसे आप फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन इंटरनली अगर देखा जाए तो आपकी बॉडी सुस्त होती है। बिल्कुल, उसको जो है एनर्जी चाहिए होती है, लाइक फ्यूल चाहिए होता है। अगर आप फ्यूल के बगैर गाड़ी को लेके जाएंगे, थोड़ी देर बाद गाड़ी बंद हो जाएगी। तो बॉडी आपकी गाड़ी है, आपको फ्यूल देना ज़रूरी है। तो नाश्ता वो फ्यूल है, अच्छा सा थोड़ा बहुत फ्यूल इतना डालें कि एटलीस्ट गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाए। अच्छा, हमारी बॉडी जो है, तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप डॉक्टर साहिबा, लेकिन अगर हमारी बॉडी को एक गाड़ी समझा जाए और हमारे स्टमक को गाड़ी का टैंक समझा जाए जहां फ्यूल डाला जाता है, तो आज हमने इस मौजू पर बात कर रही है कि हमारा टैंक, हमारा जो मैदा है, इसको हमने कैसे सेहतमंद रखना है, भरपूर, ताकि ये भरपूर सेहतमंद हो, ताकि हमारी बॉडी सेहतमंद हो। बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है नाश्ते में, चाहे वो कोई सी भी एज है, जैसे भी आप कहा गया कि दूध जो है वो लाजमी हर एज में शामिल होना चाहिए, मिल्क का इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा, दूध के साथ मसला क्या है कि दूध से आजकल बच्चे कुछ एलर्जीज भी हैं, थोड़ा सा उनको एलर्जी फील होती है या पसंद नहीं करते हैं, या ऐसा ट्रेंड बन गया कि दूध नहीं पीना है। दूसरा ये होता है कि दूध शायद सिर्फ बच्चे ही पीते हैं। और तीसरी चीज़ जो है, जो कि सही नहीं है, वो ये कि दूध को किसी चीज़ के साथ इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से उसका साइड इफ़ेक्ट कह लें या रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हम दूध छोड़ देते हैं। एक्चुअली दूध जो है कंप्लीट एक मील है, ग़िज़ा है,
ठीक। और अगर आप एक गिलास पूरा दूध पी लेते हैं, उसके साथ आपको कुछ और मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ और ऐड करते हैं तो आपके पेट को वो भारी हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। फिर डॉक्टर साहब चलिए, अगर दूध की बात हो रही है, अगर दूध की बात हो रही है तो क्विकली जरा ये बता दें कि दूध का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? 24 घंटों में दूध पीने का, दूध इनटेक का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, जिस टाइम पे दूध लेने का सबसे ज्यादा फायदा होगा और नुकसान कोई नहीं होगा? देखिए, इसके डिफरेंट एज में डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं। बच्चों के लिए कोई टाइम जैसे नहीं होता है। उसके बाद दूध लेने का टाइम जो है वो मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है, और आप डे टाइम में या इवनिंग में भी दूध पी सकते हैं। अच्छा, सुबह अगर दूध पी दें, जैसे आजकल मौसम थोड़ा सा सर्द है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए। वो लोग जिनको अस्थमा रहता है, जिनको बलगम की शिकायत रहती है, उनको ठंडा दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए और मगरिब के बाद नहीं पीना चाहिए। और अगर आप रात को लेट दूध पी रहे हैं तो वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपको हैवी हो जाएगा, फिर बलगम भी बन जाएगा, खांसी की शिकायत हो जाएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि दूध के बड़े हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, डिफरेंट एज और कंडीशन के हिसाब से आप दूध पी सकते हैं। सब्जियां और फल का जो इनटेक है वो कितना जरूरी है और उसका कितना पोर्शन आपको डेली लेना चाहिए, और नाश्ते में क्या चीज ले लेनी चाहिए अगर हम फ्रूट्स की बात करें? बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा, दूध से हटके हम आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर, लेकिन एक चीज़ और करूँगी, वो भी हमारे जो आती है, लाइक एग, अंडा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाश्ते की हम बात करेंगे, वरना फिर अंडा कहीं पीछे रह जाएगा। कि अंडा खाना बहुत ज़रूरी है, और वो तमाम लोग कि जो डाइट कॉन्शियस हैं, जिन ख़वातीन भी, अब तो मेल हजरात भी हैं, कि वज़न नहीं बढ़ जाए या हमें एनर्जी भी पूरी चाहिए, पेट भी भर जाए और वज़न भी ना बढ़े, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन नाश्ता जो है वो अंडे का होता है। अंडा किसी भी फॉर्म में आप मतलब हमें ये समझ आ रही है डॉक्टर साहबा कि नाश्ते में, हमें ये आपकी बातों से ये समझ आ रही है कि नाश्ते में दूध और अंडा बहुत जरूरी है। अब अंडा तो प्रोटीन से भरपूर होता है, दूध में कैल्शियम भी होता है। चलें और भी बड़े सवाल पूछने हैं आपसे डॉक्टर साहबा, एक ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान में डॉक्टर उम्मे राहील साहिबा से हम बात कर रहे हैं, और हमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी कर चुके हैं ज्वाइन, डॉक्टर आसिफ गुल साहब। आपको भी वेलकम करते हैं। स्पेसिफिकली आज हमने स्टमक पे बात करनी है, मैदे पे बात करनी, क्योंकि इंसानी जिस्म का ये फ्यूल टैंक है, तो इसको कैसे हमने हेल्दी कैसे रखना है, ये बड़ा जरूरी है। उम्मे राहील साहिबा के पास चलते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, फिर हम आपके पास आएंगे। बात हम कर रहे थे कि क्या अच्छा खाना चाहिए, और आपने बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स बताई कि जो शुगर जिसको हो तो उनके लिए क्या बेस्ट नाश्ता होता है, और फ्रूट्स चूंकि उनमें मिठास होती है, तो कौन से ऐसे फ्रूट हैं जो एक शुगर के पेशेंट को खाने चाहिए? देखिए, फ्रूट्स से आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं आप इजीली खा सकते हैं। सिर्फ वो फ्रूट जैसे आम हो गया है या खरबूजा हो गया है, उसको आपने अवॉइड करना है, और जिसके अंदर शुगर की मिकदार कम होती है वो डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, उनके भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, तो उनके हिसाब से डॉक्टर उनको फ्रूट सजेस्ट कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा फ्रूट उन्हें नहीं खाना चाहिए। जो उनको सजेस्ट किया जाएगा वही फ्रूट उनको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा उनके लिए जो सब्जियां ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अगर वो सब्जियां इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जहाँ तक नाश्ते की बात है, नाश्ते में जो है वो पॉरेज इस्तेमाल कर सकते हैं। दलिया जो है वो उनके लिए बहुत अच्छा है, और कोशिश करें कि डिफरेंट टाइप के, जैसे लाइक सीड्स होते हैं, सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सूरजमुखी के बीज हैं या अलसी है, इस तरह के सीड्स इस्तेमाल करते हैं, मेथी दाना है, तो वो भी उनका जो शुगर लेवल है उसको बैलेंस करने में, कंट्रोल करने में हेल्पफुल साबित होता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब जरा थोड़ा आगे मूव करते हैं। वो पेशेंट जो कि जिनको स्टमक प्रॉब्लम है, जो मैदे के मरीज हैं, उनके लिए आप कुछ ऐसा बताएं जो अपनी डेली रूटीन में वो जरूर ऐड रखें। उनकी जो मेडिकेशन चल रही होगी वो तो चल ही रही होगी, लेकिन बहुत सी ऐसी टिप्स भी हैं, टोटके हैं, वो हम चाहेंगे यस हर्बल क्या वो अपनी रूटीन में ऐड करें। ठीक है।
अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपने देखा होगा मेरे सामने रखेंगे जो जन्नत के मशरूब हैं दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजे में, दूध, शहद और पानी, इनका इस्तेमाल हमने लाजमी रखना है मुख्तलिफ टाइमिंग्स के अंदर। अच्छा, जिनको पेट का मसला होता है, हम दवाइयों पे चीज़ों पे जाते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। पानी के अंदर शहद डाल के जो है वो पेट के जितने भी अमराज हैं, शहद उसके लिए अक्सीर है। जैसे कि तिब नबी में उसका तस्करा है। होता क्या है कि एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद अगर पेट में दर्द हो रहा है, जिसके ऊपर पूरी हदीस मौजूद है कि दोबारा और फिर सहबारा और चौथी बार पिएं, इसलिए कि अल्लाह का फरमान झूठा नहीं होता, आपका पेट झूठा हो सकता है, जो इस तरह के उसके अल्फाज हैं हदीस के। लेकिन क्या सिर्फ गर्म पानी में ही ले शहद या वैसे भी ले सकते हैं? वैसे भी ले सकते हैं, या अगर डायरेक्ट अगर खाना मुश्किल लगता है, बहुत से लोग नहीं खा पाते हैं, तो उसको डाइल्यूट करके पानी के अंदर वो जो है आप पी सकते हैं, वो बहुत अच्छा है उनके लिए। और दूसरा, जैसे कहा जितने भी 2-4 कॉलर से पेट का मसला है, तो उसके लिए मैं बताऊं, एक कहवा बनता है बहुत ही आसान, और इसको तमाम लोग अगर इस्तेमाल में रखते हैं, इसलिए कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें ये करते हैं कि पुदीना, सौंफ, दालचीनी, ठीक, पुदीना, सौंफ और दालचीनी, सौंफ, दालचीनी, इसका कहवा बना के अपने रूटीन में रखिए, तो यकीनन आपको पेट के अमराज से इंशाल्लाह जो और है ये निजात खाने मिल से जाएगी। पहले, खाने के और बाद अगर ले सकते हैं या कोई मखसूस टाइमिंग्स हैं? नहीं, खाने के किसी भी वक्त ले सकते हैं। खाने के बाद अगर ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी अदरक मिला लीजिए। जैसे बहुत से जैसे उन्होंने कहा कि खाना खाते ही पेट हैवी हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, दवा वॉमिटिंग फील होती है, तो अदरक मिला लेते हैं, तो फिर उनको इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्चुअली होता क्या है कि हम खाना जो भी खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते पूरा, और जिसकी वजह से ये जिसे कहना चाहिए ना जरासीम जिसे कह रहे हैं, ये पैदा हो रहा है, या वायरस पैदा हो रहा है, जर्म्स हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़, खाना आपने अपनी भूख से कम खाना है। फिर जो कहवा मैंने आपको बताया है, ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत ही आसान सी है कि आप कलौंजी लीजिए, कलौंजी के साथ आपने अजवाइन लेनी है, अजवाइन और बारीक बारीक कटी हुई अदरक, तीनों चीज़ें लीजिए। इसको जो है आपने सिरके में भिगो देना है। अच्छा, सिरका इतना डालेंगे कि बिल्कुल तीनों चीज़ें भीग जाएं। उसके बाद 1 चमचा शहद इसके ऊपर डाल देंगे और उसको रख देंगे। अच्छा, इसको जो है डेली आप हिलाते रहेंगे ताकि फंगस ना आए, और 4 से 5 दिन में ये सूख जाएगा। मतलब सारा जो अजवाइन, कलौंजी, अदरक जो है वो सिरका और शहद पी लेगा। ठीक, इसको जो है आपने किसी बॉटल में भर के रखना है। अब हर खाने के बाद, जैसे दोपहर में खाने के बाद, रात के खाने के बाद, या कभी पेट में बहुत दर्द हो रहा है किसी भी वक्त, या वॉमिटिंग फील हो रही है, तो एक अदरक का टुकड़ा चुटकी भर उठा के आपने वो चबा लेना है। तो इंशाल्लाह फौरी तौर पे आपको आराम आएगा। सही, ठीक है। अच्छा, ये बताएं डॉक्टर साहबा क्विकली ज़रा कि वो लोग जो बाहर से खाना खाते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया, वो लोग जो घरों में बैठकर बाहर का खाना तो नहीं खाते, लेकिन वो स्टमक के बहुत से अमराज में मुब्तला हैं। अच्छा, अब उन बच्चों का जिक्र करते हैं जो हॉस्टल्स में होते हैं, जिनकी मजबूरी होती है कि उनको घर का खाना तो मिलना ही नहीं है, उन्होंने हॉस्टल से खाना खाना है, तो बाहर का खाना तो वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली खा रहे हैं, तो उनको अपने स्टमक को मजबूत रखने के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। जैसे शुरू में आपने कहा था कि फ्रूट्स हमारे यहाँ नहीं खाए जाते हैं, या कि जूस पी लिया, लेकिन फ्रूट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। हॉस्टल वाले बच्चों के लिए सुबह नाश्ते में 1 सेब लाजमी है। ठीक है कि वो अगर कुछ नहीं भी खा रहे हैं तो 1 सेब उन्होंने नाश्ते में लाजमी खाना है। लंच में कोशिश करें कि अगर बाहर हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में हैं, तो कोई बर्गर वगैरह लेने के बजाय कोई फ्रूट्स रख लें डिफरेंट टाइप के, वो आप खा लें। वो आपके बॉडी को, आपके स्टमक को, आपके हेयर को, स्किन को, हर चीज़ को वो हेल्दी रखेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, बहुत ज़रूरी है जो हॉस्टलाइज लोग होते हैं वो फ्रूट्स को खाएं, और ख़ास तौर पर जैसे डॉक्टर उम्मे राही साहिबा ने बताया कि नाश्ते में आप एक अंडा ले लेते हैं और दूध, और उसके साथ साथ उन्होंने कहवे के बड़े मुफीद टिप्स दिए हैं। डॉक्टर उम्मे राही साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन हमारे देखने वाले आज बड़े टिप्स लेकर बैठे होंगे आपसे और बहुत ज़्यादा मुफीद होंगे। जमील, अभी हमारे साथ और मेहमान भी मौजूद हैं। मेहमानों का तारुफ करवाते हैं आपसे। चूंकि हम आज बात कर रहे हैं स्टमक की, कि अपने मैदे को आपने अपनी बॉडी के इस
फ्यूल टैंक को किस तरीके से हेल्दी रखना है, तो डॉक्टर आसिफ गुल साहब का तारुफ तो हम करवा चुके हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं आप। इसके अलावा डॉक्टर लुबना फराज न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इस्लामाबाद से में ज्वाइन कर रही हैं, और इम्तियाज अबरू साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। बेसिकली आज के शो का हमारा मकसद ये है कि हमने ये मवाजना करना है कि घर का खाना अच्छा है या बाहर का खाना अच्छा है। अगर आपको मजबूरन बाहर का खाना पड़ रहा है तो उसके म्यार को कैसे जांचा जाए, और दूसरी जानिब वो लोग जो स्टमक के अमराज में मुब्तला हैं उनके लिए क्या हिदायत हैं, उनकी मेडिकेशन कैसी होनी चाहिए, इस पर हम सारी बात कर रहे हैं। मैं चाह रही थी कि हम डॉक्टर आसिफ से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर उम्मे राही साहिबा से भी, चूंकि वो हर्बलिस्ट हैं तो वो हर्बल चीज़ों को ज़्यादा बता रही थी कि ये क्या वाले हैं। डॉक्टर साहब, अब हमारी जो रूटीन है आमतौर पर कि हम अगर जॉब करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर नाश्ते का टाइम नहीं होता, हम सही मील नहीं ले सकते हैं। आपके ख्याल में म्यारी और एक अच्छी डाइट जो होती है जिसका आगाज़ नाश्ते से होता है वो कितना ज़रूरी होता है मैदे को ठीक रखने, और उसमें इंक्लूड क्या क्या होना चाहिए? राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, और बहुत अच्छी और मुफीद मालूमात आप लोगों को दे रहे हैं। और आपके चैनल के थ्रू सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मुतवाज़िन ग़िज़ा या बैलेंस डाइट किसी भी अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। वो बैलेंस डाइट क्या होती है कि उनके जो डाइट के तीनों कंपोनेंट्स हैं, जिसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स हैं, वो एक मुतवाज़िन और एक परमानेंट मिकदार में होने चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ ज़्यादा ना हो और दूसरी चीज़ की कमी ना हो। मैदे के जितने भी अमराज हैं उनमें मोस्टली है वो हमारे लाइफस्टाइल के चेंज होने की वजह से हो रहे होते हैं। हमारे पैटर्न्स ऑफ लाइफ जो बहुत बदल रहे हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लेट सोते हैं, सोने से पहले हम टीवी देख रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने पड़ी होती हैं और हम वो खा रहे होते हैं। खाने में हम बहुत कम खाना खाते हैं, जैसे हमने आधी रोटी ली, उसके बाद फिर हमने शेक का गिलास पी लिया, फिर कुछ नट्स पड़े हुए थे हमने वो खा लिए, जाने से पहले हमने थोड़ा सा कप कॉफ़ी का भी आधा कप ले लिया और फिर हम सो गए। लेकिन हमने खाने को आधी रोटी खाई और थोड़ा सा सालन खाया, लेकिन ये सारी चीज़ें, और फिर हम फ़ौरन सो गए। अब जब आप सुबह उठते हैं और जल्दी से आपने ऑफिस के लिए भी जाना होता है और आपके पास बहुत कम टाइम होता है, तो आपको नौजिया भी फील हो रहा होता है, यानी ऐसा लग रहा होता है कि मेरा पेट फुल है और कुछ खाने को जी भी नहीं चाह रहा होता। और आपके घर वाले कह रहे होते नहीं कुछ खाना ज़रूरी है, नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। भले से कैसे ज़रूरी है अगर आप रात को 2 बजे सोएंगे और सुबह 7 बजे उठेंगे, इस सारे सूरत हाल। सो मैदे की मैक्सिमम इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस जो बीमारियां हैं, ये अमराज हैं, वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। वंस वी चेंज आवर लाइफस्टाइल, वो कैसे चेंज होगा? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। ये सारा कुछ ऐसे होता है कि जब आप रात का खाना खाएंगे उसके बाद थोड़ा सा वॉक करेंगे, उस खाने को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको बहुत अच्छी भूख भी लगेगी और आपका दिल भी चाहेगा कि आप नाश्ता करके जाएं, और आपके पास इनफ टाइम भी होगा। इसी तरह डॉक्टर उम्मे राहिल ने एक बात की थी, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा कि स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स क्या है कि आप एक ही मरतबा में काफ़ी सारा खाना ना खा लें, बल्कि आप थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खा लें। उससे आपका स्टमक फ्रेश भी रहेगा और उसके अंदर डाइजेस्ट करने की जो एबिलिटी है वो भी बढ़ती रहेगी। सही। और क्या उससे वेट गेन होता है अगर आप थोड़ा थोड़ा, फिर वो आप आइडिया कर पाते हैं कि आपने ज़्यादा ले लिया है? देखिए, ये सुन्नत रसूल बड़ी आसानी से हजम हो जाता है? बड़ी आसानी से। सबसे पहली बात यह है कि एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, के मैदे का जो एसिड है वो ऊपर की तरफ आता है। अब जब आप कहीं पे जाएंगे लाइक बुफे में और वहाँ पे जाके खाना शुरू करते हैं कि ये भी खा लें वो भी खा लें, तो आपका जो स्टमक की कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है, और वो जो उसके ऊपर जो एंडोजेनस एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है फिर वो छलकता है ऊपर की तरफ। वो एक दफ़ा, 2 मरतबे, 3 मरतबे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कॉन्टीन्यूअस रिट्रोस्टर्नल बर्निंग और डिस्कम्फर्ट और फुलनेस और एपिगैस्ट्रिक डिस्टेंशन, ये सारा कुछ आपको होना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो लोग जो मजबूरन बाहर से खाना खाते हैं, चूंकि हम एक मुवाजना भी कर रहे हैं साथ साथ, तो वो लोग जिनकी मजबूरी है बाहर से खाना खाना, वो किस तरह बच सकते हैं मैदे के अमराज से? अच्छा, बाहर के खाना खाने वाले लोगों में हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक तो आपने बताया कि बाहर जाके होटलिंग करना, और फिर दूसरा आपने हॉस्टलाइट्स बताया। यस। जो होटलिंग करने की बात है तो उसमें आपने फिर की टू सक्सेस यही है कि जो कुछ आपने खाना है वो अपनी भूख से कम खा लें। लाइक आप जंक फूड ले रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ले रहे हैं, और इसके अंदर भी आप वो होटल की सिलेक्शन करें जिसके किचन पर आपको पता हो कि इसका ऑयल में आ रही है, इसके सॉसेस, इसके केचप्स, इसके सारे स्पाइसेस स्टैंडर्डाइज्ड हैं और कोई चेकिंग अथॉरिटी है जो इसको चेक कर रही है। हमारे यहाँ कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है उन लोगों की। जो कुछ शुरू होता है कि सुबह उसने कुछ बनाना सीखा और शाम में अपना सारा कुछ कर लेते हैं, और उसका नहीं पता कि वो कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, क्या वो हेल्दी हैं कि नहीं है, उनमें कौन कौन से
प्रिजर्वेटिव्स हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आगे चल के सेहत के लिए मुज़र हो सकती हैं या सेहत की बड़ी बीमारियाँ, मैदे की बड़ी बीमारियाँ पैदा। बहुत ही अच्छा हम लोग एक तरफ टर्न कर रहे हैं कि हम अगर मैदे की बात कर रहे हैं तो गॉल ब्लैडर यानी पित्ता, लिवर यानी जिगर और पैंक्रियाज यानी लबलबा और इंटेस्टाइन्स बहुत ही इंटीग्रेटेड रोल प्ले करते हैं। यानी अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज़ ख़राब होगी तो जो आपको सिम्टम्स या अलामात आएंगी वो आपको ऐसे फील होगा जैसे मुझे मैदे का मसला हो रहा है। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में लाहौर में एक एपिडेमिक आया हेपेटाइटिस ए और ई का, तो उसमें जो भी लोग आते थे वो ये कहते थे हमें नौजिया हो रहा है, तो वो अपने जो लोकेलिटी के डॉक्टर्स उनके पास जाते थे, वो नौजिया के लिए मेडिसिन देते थे, कुछ को बुखार भी साथ होता था, एंटीबायोटिक देते थे। फिर वो आफ्टर अ वीक और 2 वीक हमारे पास आते थे कि हमें आंखें पीली हो गई हैं, हमारे यूरिन का कलर पीला हो गया और अब उनको जॉन्डिस या हेपेटाइटिस मैनिफेस्ट हो जाता था। तो कहने का मकसद ये कि जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा और वो ये कहेगा मुझे मैदे में दर्द है, मुझे नौजिया है, मतली होती है, उल्टी होती है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि सिर्फ मैदे को ही हमने देखना है। डॉक्टर उमेर राहिल से थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट मैं ओपिनियन दूंगा कि आपको एज अ होल एज अ डायग्नोसिस बनाना चाहिए कि क्या ये मैदा ही है जो पेशेंट आगे कह रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को तो जो बताएगा उसको जो फील हो रहा होगा, इट्स डॉक्टर के इंटरप्रेट करेगा, ये डिफरेंट लैब टेस्ट हैं जो कराएगा, अल्ट्रासाउंड हैं जो कराएगा, जो ये बताएगा कि मैदे में दर्द असल में पित्ते की पत्थरी की वजह से हो रहा है। जो आपको ये मसला हो रहा है जिगर का या लिवर का, वो फैटी लिवर की वजह से। अगर आपका वेट ही इतना बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको जो ऐसी बीमारियां जो वेट बढ़ाती हैं उन पे एम्फेसिस करना चाहिए। फिर मैं वही बात करूंगा कि हम सिर्फ मरीजों के लिए नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायग्नोज होने के बाद ही मेडिकेशन होती है, बट वो लोग जिनका सेहतमंद जिस्म है और स्टमक है तो वो बचाएं किस तरह उस स्टमक को, क्योंकि अब गैर म्यारी अशिया की जहाँ तक आपने बात की तो वो भी हम अबड़ू साहब से पूछेंगे कि चेक एंड बैलेंस कितना सिंध में रखा जा रहा है, क्योंकि बहुत से अनफॉर्चुनेट वाक़यात हमने कराची में भी देखे। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे डॉक्टर लुबना फराज के पास। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी डॉक्टर साहब ये बता भी रहे हैं कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जब हम नाकिस खुराक खाते हैं या जब हम अपनी रूटीन से हटकर खाते हैं, जब हमारा लाइफस्टाइल मीट नहीं कर रहा होता, हम जिस तरह से रह रहे होते हैं, हमारे सोने जागने की कोई रूटीन नहीं होती। आपके ख्याल में एज अ न्यूट्रिशनिस्ट बेस्ट डाइट क्या होती है जो नाश्ते से लेकर पूरा दिन आपको लेनी चाहिए, और क्या एक ही दफा सब कुछ खा लेना ठीक होता है? और टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए? जी देखिए, थैंक यू सो मच आप मुझे शो पे आने के लिए। लेकिन मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगी जो हमारे यहाँ पे नहीं बताया जाती है कि जब हम बाहर खाना खाते हैं तो हमारे खानों में क्या डल रहा है। एक तो हमारे खानों में ये लोग डालते हैं बहुत सारे कन्वेंशनल ऑयल्स, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं, कनोला ऑयल्स हैं, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ओमेगा 6 होता है। तो जो हमारी बॉडी में रेशियो होना चाहिए ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का, वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है बिल्कुल। तो आपको वो चीज़ें खाने की ज़रूरत है जिसमें ओमेगा 3 ज़्यादा हों, जैसे कि यखनी हो गई जो आप घर पर बना सकते हैं, चिकन की हो गई या बीफ की हो गई, जो आपके देसी चिकन है या देसी आपका घी के अंदर देसी चिकन, देसी बीफ, इन सारी चीज़ों के अंदर आपको यखनी बना के हर रोज़ कम से कम 1 कप तो ज़रूर पीनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये, हमारे यहाँ फ़िश बहुत कम इस्तेमाल होती है। फ़िश में जो अच्छी फ़िश है ओमेगा 3 वाली, वाइल्ड कॉट, वाइल्ड वाटर वाली, उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। एक और जो हमारा मसला है, हमारी कन्वेंशनल डेयरी जिसको मैं कहती हूँ, जो हम ये डब्बे वाले दूध ले आते हैं, उसके अंदर ज़्यादा एडिटिव्स होते हैं, इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे अभी एक और डॉक्टर साहब ने कहा था। तो हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है। हमें लेबल्स पढ़ने नहीं आते, लेबल्स के अंदर इतने ज़्यादा एडिड इंग्रेडिएंट्स, एडिड शुगर्स, सुक्रोलोज, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो सारी मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। तो आपने कोशिश ये करनी कि आप खालिस ग़िज़ा की तरफ जाएँ और ना कि ये डब्बे वाली चीज़ें और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। हम बाहर जाते हैं तो हमें ये भी नहीं पता कि हाइजीन का क्या इशू चल रहा है वहाँ पे, किस पानी से हमारा खाना बन रहा है या कौन सा पानी पी रहे हैं, आपके खाने को एक्सपायर्ड तो नहीं थे या नहीं थे, कौन से कैन फूड इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है सारी चीज़ों में। क्योंकि अब हमें ये भी नहीं पता जो सब्जी हमारे घर में आ रही है उसको कैसे काश्त किया गया है, कौन सा पानी लगाया गया है, किस तरह की उसको खाद दी गई है, क्या वो भी रियल है या नहीं है। और खासतौर पर दूध, अब आप देखें अगर खालिस दूध लेते हैं गवाले से तो उसमें भी बहुत ज्यादा मिलावट होती है। हाइजीन को किस तरह से चेक किया जाए?
जी, तो सबसे पहले आपकी ये चीज़ होती है कि अगर आप जब बॉक्स कोई भी चीज़ डब्बे वाली लेते हैं तो ये तो आप यकीन रखें कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट है कि वो इतने ज़्यादा टाइम के लिए शेल्फ पे पड़ी रहेगी। तो लेबल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरा रूल ऑफ थंब हमेशा ये होता है कि अगर आपके लेबल के ऊपर 5 से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही एडिटिव्स डाले हुए हैं, तो उसको आप अवॉइड करें। और दूसरी चीज़, ये जो चीनी है, आप नेचुरल शुगर है उसमें और जो एडिड शुगर उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो इवन जैसे कि आप कोई भी सोडा वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर कम से कम 9 चम्मच चीनी होती है, तो आप सोडा क्यों लेंगे? उसी तरीके से दूध भी जब आप लेते हैं तो जब आप डब्बे वाला दूध लेते हैं तो उसके अंदर आप कभी लेबल पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी ज़्यादा एडिड शुगर या थिकनिंग एजेंट्स यानी कि उसको मोटा क्रीमी करने के लिए कितनी सारी चीज़ें डाली जाती हैं। दूध तो छोड़ें, हमारा जो मीट है, जो हम मीट खाते हैं बाहर जाके, वो कौन सा मीट है, कौन से जानवर से आया, उसके अंदर कितने हार्मोन्स के या स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगे थे, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा घर पे खाएं या ऐसी जगह पे खाएं जो आपको पता हो कि कहां से आपका खाना आ रहा है। सही, ठीक है। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है अगर हम बाहर की दुनिया के साथ, दूसरे ममालिक के साथ अपना मुवाजना करें तो जो पैकेजिंग और पैकिंग वाली चीजें हैं वो ज्यादा अच्छी समझी जाती हैं बाहर, लेकिन पाकिस्तान में वो उतनी बुरी समझी जाती हैं। अब क्यों ना इम्तियाज अबू साहब के पास चलते हैं। इम्तियाज साहब, हम कोई हार्ड टॉक में नहीं है, हम बहुत लाइटर मोड में बात कर रहे हैं, ठीक है? बस जानना सिर्फ ये चाहते हैं कि एक अनफॉर्चुनेट वाकये के बाद कराची में कितनी हरकत में आ चुकी है फूड अथॉरिटी, चेक एंड बैलेंस कितना स्ट्रांग हो चुका है, और क्या छापामार टीमें अब क्या जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं कि नहीं? क्योंकि किसी भी रियासत का सबसे पहला एक जो बुनियादी जिस्म के लिए जरूरी चीज ग़िज़ा है, उस पर चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। थैंक यू दुआ जमील और जमील साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने सिंध फूड अथॉरिटी का मौक़िफ़ यहाँ अपने प्रोग्राम के तवसल से पेश किया। इसमें मैं अर्ज़ करता हुआ चलूँ कि सिंध फूड अथॉरिटी 2016 के एक्ट के तहत ऑपरेशनलाइज हो चुकी है। उसकी रेगुलेशन हमारे पास सिंध फूड अथॉरिटी रेगुलेशंस 2018, उसके अंडर हम वर्किंग करते हैं और मई 2018 में हमारी ऑपरेशनलाइजेशन शुरू हो चुकी है ऑफिशियली। इसमें आपने ये रिसेंट जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स देखे बिल्कुल वो हुए हैं, और जो रिसेंट अभी आप जिसकी बात कर रहे हैं वो अब तो मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, मीडिया पे भी मंजर आम में आ गई हैं चीज़ें कि ये फूड का पॉइजनिंग की वजह से नहीं हुआ बल्कि केमिकल इंटॉक्सिकेशन की वजह से हुआ था, जहाँ DDT पाउडर वाज द मेन काज। तो इसमें तो पहले हमें वो होने की ज़रूरत है। हमने उसके जैसे ही हमें ये इंटीमेशन आई थी तो सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची में, जैसे आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा नाम है स्टूडेंट बिरयानी का, उसको भी हमने सील किया था क्योंकि वहाँ से ट्रेसेबिलिटी मिली थी। और जब हमारे पास SGS एक ऑथेंटिकेटेड नाम है फूड इंडस्ट्री में, जो जहाँ से हम लैब करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो उनके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर आए, जिसकी वजह से हमने कल उनको बेहतर, मतलब सब एवरीथिंग वाज फाइन और कहीं भी उसी कोई इंग्रेडिएंट नहीं पाया गया। ऑन द अदर साइड, ऑन द फ्लिप साइड ऑफ दैट स्टोरी, अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि टोटल केमिकल इंटॉक्सिकेशन हुई थी। उस फूड इटरी को हमने कल डीसील कर दिया है। और क्योंकि जब हम शक की बुनियाद पे या जब तक अंडर इन्वेस्टिगेशन चीज़ें होती हैं तो हम उन चीज़ों को या उन इटरीज़ को ऑपरेशन की एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं दे सकते, तो टेम्पररी हमें सील करना पड़ता है उनको, जिसको आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन हम डीसील कर देते हैं। सही। जहाँ तक आपकी परफॉर्मेंस, हमारी सिंध फूड अथॉरिटी की परफॉर्मेंस का सवाल है, मैं अर्ज़ करता हुआ चलूँ कि बड़ी फायर फाइटिंग अप्रोच के साथ सिंध फूड अथॉरिटी काम कर रही है। इस वक्त तक अभी तक हमने 6500 इम्प्रूवमेंट नोटिसेज और डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज़ की इंस्पेक्शन की हैं, जिसमें आप एक छोटे से इंग्रेडिएंट से लेके किसी फाइनल प्रोडक्ट तक, इवन डब्बे की जो मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्ट तक, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, एवरीथिंग इज अंडर चेक एंड बैलेंस और बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। दो यू नो इट कि ये दिस इज़ नेसेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी इस वक्त हमारे बहुत सी खबरें हम कराची से लेते हैं, गोश्त के म्यारी ना होने पर, दूध के म्यारी ना होने पर। हम यहाँ ये सवाल भी आपसे करना चाहते हैं कि जब कोई ऐसा वाकया हो जाता है फिर सिंध फूड अथॉरिटी नोटिस लेती है, या ये सिर्फ हमारे नॉलेज में यही है और आप पूरा साल काम करते रहते हैं, बहुत सी जगहों पर चीज़ों को टेस्ट करते रहते हैं कि म्यारी है या नहीं? नहीं, देखें, अक्सर मैं आपको बताऊं, अगर आप शाम को टोटल मीडिया चैनल्स, आपका चैनल भी हमारे साथ लाइन अप होता है और डेली बेसिस पे हमारी इन्फॉर्मेशन अपडेट, हमारा PRO है, मीडिया कोऑर्डिनेटर है, वो सबको सर्कुलेशन होती रहती है और ये डेली बेसिस पे होता है। आप हमारे पास जितने भी तकरीबन कोई 45 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं जो फील्ड में होते हैं,
हैदराबाद में, कराची में, लाड़काना में एट द सेम टाइम, और ये डेली बेसिस पे कार्रवाइयाँ होती हैं। खुदा न खास्ता देखें ऐसा कोई वाक़या हो जाता है तो डेफिनेटली वो मीडिया की लाइमलाइट में होता है, इस वजह से ये नज़र आता है कि सिंध फूड अथॉरिटी अब शायद काम कर रही है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप पहले भी जब जहाँ गए हैं तो वहाँ हमारे इंप्रूवमेंट नोटिस सर्व हो चुके हैं, वहाँ हमने काम किया हुआ है। अल्टीमेटली लोगों को 50-60 साल का ट्रेंड चेंज करने के लिए हमें मतलब अब थोड़े से स्टर्न एक्शन लेने पड़ते हैं, जिसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों के चैनल के तवसल से काफ़ी सारी अवेयरनेस होती है लोगों में, और हम टेम्पररी सील करते हैं जब तक इन लोगों का सही है। ठीक है अबू साहब, नहीं ये तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगा, ये सुन के अच्छा लगा कि पूरा साल कार्रवाइयां जारी रहती हैं। चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक और अहम सवाल ये है कि जो आप चेक एंड बैलेंस रखते हैं, जिस तरह अब पंजाब में मसाला जात खास तौर पर एक्सपायरीज के साथ अगर नहीं है तो उस पर वो बैन है, अब सिंध में इस हवाले से क्या किया जा रहा है ये भी आपसे पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर खुशामदीद। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत ही अहम इशू हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपने स्टमक को आप किस तरीके से इसका ख्याल रख सकते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। अब चूंकि हम सिंध की भी थोड़ी बात करें, कराची के वो वाक़यात जिनकी वजह से लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े, बहुत अनफॉर्चुनेट ये वाक़यात थे, लेकिन उस पर इम्तियाज़ अबरू साहब बता रहे थे कि तहकीकात के बाद गैर म्यारी अशिया नहीं, खुराक नहीं, बल्कि वजह कुछ और निकली है। इम्तियाज़ अबरू साहब, ब्रेक से पहले आप जिस तरह में बता रहे थे कि अब चेक एंड बैलेंस तो स्टार्ट हो चुका है, डेली बेसिस पर हो रहा है, सालाना इसका एनालिसिस भी होता होगा यकीनन, लेकिन छोटी छोटी जगहों पर, गली मोहल्लों में चेक एंड बैलेंस का क्या क्राइटेरिया रखा है आपने? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं इसमें आपको बताऊं कि जब सिंध फूड अथॉरिटी कोई काम करती है, हमारी ऑपरेशनल टीम्स जब काम करती हैं, तो वो जो भी हमें इंग्रेडिएंट किसी बड़े रेस्टोरेंट से मिले या किसी छोटे ढाबे से मिले या कहीं से भी अगर हो, तो हम उनकी ट्रेसेबिलिटी को जाते हैं और उनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ज़रूर चेक करते हैं। हमारा जो फोकस ही यही होता है कि हमारा बिलीव भी यही है कि 70 to 80% आपके मसले फूड इट्रीज़ के हल हो जाते हैं अगर आप ओरिजिनल और आप रूट में जाके पहुँचे, सप्लाई चेन तक पहुँचे। तो हम जाते हैं उसमें। आपने मतलब जो सब मसालों के मुतालिक एक छोटी सी पॉइंट की थी, वो अभी तक कंसिडरेशन है। मैं आपने बताऊँ कि हमारा साइंटिफिक पैनल है, और साइंटिफिक पैनल जिस चीज़ को हमारे रेगुलरली मीटिंग्स होती हैं, और मंथली बाय मंथली हमारी मीटिंग्स होती हैं। साइंटिफिक पैनल हमारा बड़ा वेल रिकग्नाइज्ड पैनल है, उसमें प्राइवेट साइड से भी लोग हैं, हमारे पास PhD होल्डर्स हैं, डॉक्टर साहिबान हैं, हमारे अपने गवर्नमेंट के भी ऑफिसर्स हैं। वो जिन चीज़ को बैन कर देते हैं तो डेफिनेटली उन पे ऑपरेशन विंग अपना काम शुरू कर देता है और बड़े तेज़ी से काम करता है। तो 412 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो PSQCA के सिंध फूड अथॉरिटी ने अडॉप्ट किए हैं। बेसिकली सिंध फूड अथॉरिटी बिलीव्स ऑन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्टैंडर्ड्स। हमने अपने कोई अलग से स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किए। अगर उनसे हटके अगर कोई मसाले जात, कोई खुला ऑयल, कोई चीज़ मिलती है तो वी जस्ट मेक अ क्रैक डाउन ऑन दीज थिंग्स, और उस पर बड़ा एक्शन होता है, सीवियर एक्शन होता है। और उनको फर्स्ट टाइम, क्योंकि देखिए खुली चीज़ों को आप सील नहीं कर सकते। मैकेनिज्म है इम्तियाज साहब, आपको कैसे पता चलता है कहाँ पर वो जो आपने बनाया है एक चार्ट वो फॉलो नहीं हो रहा, या वो जो एक स्टैंडर्ड्स आपने बनाया है वो मीट नहीं किए जा रहे, वो कैसे आप उनका कैसे पता चलता है आपको? मैं इसमें अर्ज करूँ कि सबसे जो वायबल सोर्स होता है, क्योंकि कराची के लोग यहाँ बड़े, सिविल सोसाइटी बड़ी एक वेल कनेक्टेड है, और हमें हमारी अपनी डेफिनेटली रेकी होती है, स्पाइंग्स होती हैं, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मैंने आपको पहले बताया कि हम बड़ा प्रॉपर्ली चेक करते हैं, थारोली चेक करते हैं। और एक डिप्टी डायरेक्टर के अगर जुरिस्डिक्शन में हो तो DG साहब की इन्फॉर्मेशन में लाने के बाद हम सर्कुलेट करते हैं कि जी, और वहीं के व्हाट्सएप पे हम एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं कि जी दिस इज द थिंग, दिस पर्टेन्स टू योर एरिया। तो फौरी तौर पर लोग किस तरह कंप्लेंट्स करते हैं? देखें, हमारे फेसबुक पेजेस हैं, हमारे पास मैकेनिज्म है, और बाकी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है। हमारे सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि 7-8 महीने में आपको अंदाज़ा है कि बड़े वार फुटिंग्स पे ये चीज़ें अगर कहीं गलत भी हम नहीं जा सकते, और हमें प्रॉपर डायरेक्शन के साथ जाना पड़ता है विद सर्टेन लिमिट्स। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध पर्सनली इस चीज़ को मॉनिटर करता है, और हमारे चेयरमैन जो हैं मिनिस्टर फूड, वो पर्सनली इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। 3-4 दिन पहले आपने खुद देखा होगा कि DG साहब हिमसेल्फ वाज इन द फील्ड
अबरार शेख साहब है डायरेक्टर, तो सभी लोग बड़े बड़े वार फुटिंग्स पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली हम बिल्कुल हम भी ये दुआ गो हैं कि क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब फूड अथॉरिटी जिस एरिया में एक्टिव होगी वहाँ म्यारी खाना एटलीस्ट कंफर्म हो जाएगा, अच्छा ये चीज़ अच्छी है खानी चाहिए। यानी आपका गला खराब हो रहा है तो कहते हैं मैदा आपका ठीक नहीं है, पिंपल्स बन गए हैं खवातीन को तो कहते हैं मैदा ठीक नहीं है, सर में दर्द है तो कहते हैं गैस हो गई है, मैदा ठीक नहीं है। हर चीज़ का कनेक्शन स्टमक से कनेक्टेड है मैदा सारी चीज़ों के साथ। जहाँ तक तो गला ख़राब होने की बात है तो ट्रू, वाकई ये कनेक्टेड है गले के साथ। इससे पहले ब्रेक से पहले हम लोग जिक्र भी कर रहे थे जिस बीमारी का, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, कि ऐसी बीमारी जिसमें स्टमक का एसिड वापस आता है इसोफेगस या फूड पाइप की तरफ और उसके अंदर भी डैमेजेस करता है एसिड और आके गले में भी टकराता है, जिससे आपकी आवाज़ रफ़ हो सकती है, जिससे आपको क्रॉनिक कफ हो सकती है, जिससे समटाइम्स बच्चों में अस्थमा या दमा भी हो सकता है। इसको कहते हैं कि एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम, के इसोफेगस या फूड पाइप के अलावा स्टमक एसिड के ऐसे सिम्टम जो दूसरी बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं उसमें ऐसा हो सकता है। क्रॉनिक कफ एक ऐसी खांसी जो बलगम के बगैर हो, खुश खांसी हो और वो अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा आती हो, इस ऐसे मरीजों में हमें ज़रूर मैदे को इन्वेस्टिगेट करना अच्छा चाहिए। एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि स्टमक की मेडिसिन जिसमें आप ओमेगा ले लें, नेक्सम ले लें, राइजिक ले लें, वो बहुत अरसे से यूज़ कर रहे हैं। बहुत से मेरे भी दोस्त हैं ऐसे जो कह रहे हैं कि हम साल से यूज़ कर रहे हैं। अब पहले तो ये बताएं, अगर वो साल से यूज़ कर रहे हैं तो इस कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, पहले साइड इफ़ेक्ट्स पर रोशनी डालें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी मेडिसिन आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। ठीक है, और अगर डॉक्टर ने दी है और वो ठीक नहीं हुआ और उसी को कंटिन्यू किया दोबारा डॉक्टर के पास। एक्चुअली प्रॉब्लम यही होता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी मेडिकेशंस, बल्कि तमाम मेडिकेशंस ओवर द काउंटर मिल जाती हैं विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। अब जब भी आपको कभी भी किसी ने देखा कि उसने, आप ये देख लें कि चलते फिरते हमारे जो कोलीग्स हमारे साथ बैठे होते हैं वो कभी डॉक्टर नहीं होते, वो कभी इंजीनियर नहीं होते, वो कुछ और भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो फ़ौरन कहते हैं आप राइजिक खा लें आप ठीक हो जाएंगे। हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमने कोई गाड़ी ख़रीदनी हो, घर खरीदना हो तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन सेहत के बारे में फट से उनकी बात पर यकीन करते हैं। डॉक्टर साहब, फ्रूट्स और जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो वो डेली बेसिस पे कितनी लेनी चाहिए? देखिए, वेजिटेबल्स तो मैं कहती हूँ कि आप कोशिश करें हर मील में लें। मैं पिछली बार जब आपके पास आई थी मैंने ये आपसे कहा था कि आप कोशिश करें हर मील के अंदर ग्रीन्स, गुड फैट्स, फाइबर और प्रोटीन हो। तो मैं तो ये रेकमेंड करती हूँ कि हर मील के अंदर ग्रीन्स होने चाहिए। कोशिश करें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि ग्रीन पत्तों वाली जो वेजिटेबल्स हैं वो तो हर खाने में होनी चाहिए। पालक हो गई, केल हो गई, ब्रोकली भी जैसे जो आपकी हरी सब्जी है, कॉलीफ्लावर हरी नहीं है लेकिन दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। तो इस तरह की सब्जी अपने हर मील में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम जो हैं हम लोग ज्यादा अपनी प्लेट में गोश्त भर लेते हैं या ज्यादा अपनी प्लेट में हम रोटियां भर लेंगे, कराची वाले गोश्त भी अब शायद नहीं होता हमारे खानों में। कराची वाले गोश्त भी डर के खाते हैं। इम्तियाज साहब, अब आपको नहीं लगता कि आपकी जॉब बहुत टफ है? कराची में गोश्त की बड़ी शिकायत मिलती है। यस, हम वो लफ्ज नहीं बोलना चाह रहे किस किस्म की शिकायत आती है। एग्जैक्टली यही कहने लगा था। नहीं, ऐसा नहीं है। जॉब और हमें काम करना है, डेफिनेट बिल्कुल ऐसा ही है। जो आप मुझे बता रहे हैं कि यहाँ गोश्त के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं और उन पे बिल्कुल एक परमानेंट हमने लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर लिया है। कुछ ही दिनों में आप लोग उस चीज़ को देखेंगे कि हमने किस तरीके से उस पर, क्योंकि ये आपको मैं बताऊं जो ये इलीगल स्लाटर हाउसेज होते हैं इनके काम करने का एक जो तरीक़ेकार होता है वो रात को 2-3 और अंधेरे के टाइम में ये काम करते हैं और 4-5 बजे तक ये मार्केट में सर्कुलेट हो जाता है गोश्त। तो हमने एक स्ट्रेटजी डेवलप की हुई है कि जी हम अब क्विकली उस पर एक्शन करेंगे और पूरे कराची में थ्रू आउट द टाइम एट वन टाइम आप पूरा एक्शन देखेंगे उस पर। डेफिनेटली दिस इज मेजर कंसर्न, उस पर हमें काम करना है और काम होगा इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा अबरू साहब, एज ए डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी, आप सिंध के लोगों को, खासतौर पर कराची के लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे म्यार को जांचने के हवाले से या फिर कंप्लेंट्स के हवाले से या फिर हेल्दी फूड को किस तरीके से जांचा जाए? एनी मैसेज? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है अवेयरनेस। जिस तरीके से अभी ये वाक़यात हुए या सिंध फूड अथॉरिटी जब कोई इदारा आता है फील्ड में तो लोगों की तवक्कुआत भी बढ़ती हैं, उसकी अप्रिसिएशन, उसके क्रिटिसिज्म आते हैं। तो डेफिनेटली वी आर फेसिंग बोथ द थिंग्स। मगर अभी मैं आपको एक सिर्फ जो आप लोगों के तवस्सुल से जो आपका सवाल है, लोगों को यही मेरा मैसेज है कि बी विजिलेंट।
और आप बी इन्फॉर्म्ड, आप चेक करें, सिंध फूड अथॉरिटी के रेगुलेशंस को पढ़ें, सिंध फूड अथॉरिटी की वेबसाइट को चेक करें। इसमें हमें लोगों का फीडबैक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम उनके फीडबैक के बगैर और आप मीडिया के फीडबैक के बगैर और प्रॉपर विजिलेंस के बगैर डेफिनेटली हम भी कहीं गलती करें तो हमें भी पॉइंट आउट किया जाए, बिल्कुल किया जाए। वील वेलकम ऑल दीज थिंग्स। और लोगों की हमें बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी की ज़रूरत है कि हमसे जितनी उम्मीदें बांधी गई हैं थोड़ा सा हमें टाइम भी दिया जाए, थोड़ा क्वेश्चन दिया जाए कि दूसरे सूबों की बनस्बत हम सिर्फ 8 महीने में जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं कि हमारा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि स्टेक होल्डर्स जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, एसोसिएशन से हम उनको ऑन बोर्ड ले आएँ। हम उनसे ही अगर काम करवाएंगे, उनके साथ मीटिंग्स करके और फिर इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी बीइंग रेगुलेटरी बॉडी बीइंग हमारा जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है, हम उनके थ्रू ठीक ठाक फाइन करेंगे, पेनलाइज करेंगे, सीलिंग करेंगे। हमारा हरगिज़ मकसद ये नहीं होगा। उन ईटरीज को मैं आपके थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ द प्रायोरिटी एरिया। हम लोगों के कारोबार को हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि कोई नुकसान ना हो, फ्लोरिश करें, मगर हम अपने लोगों के साथ इस तरीके से आना चाह रहे हैं कि जो भी हमारा लोगो ले, जो भी हमसे लाइसेंस ले, उसका डेफिनेटली लोगों का उसके ऊपर एतमाद हो और हमारे लोगों को देखते हुए लोग उसके कारोबार में और ज़्यादा बढ़ चढ़ के उसका कारोबार फ्लोरिश हो। तो दैट इज़ आवर विश, दैट इज़ आवर मोटो। और लोगों से मैं पॉजिटिव फीडबैक और क्रिटिसिज्म बेशक करें, मगर हमें गाइड भी करें, हमें इंटीमेट भी करें। उनके मोहल्ले में, उनके गली कोचों में जो चीज़ें हो रही हैं तो हम इंटीमेट करें। इंशाल्लाह वी विल बी देयर विद इन 24 आवर्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सिंध के बासियों के लिए एक अच्छा मैसेज है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और डॉक्टर आसिफ, मैं अभी जब बात कर रहे थे तो ये सोच रही थी कि जब जैसे आपने बताया कि गले की जो बीमारी है वो भी इससे कनेक्टेड होती है और बहुत सी बीमारी, और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे आपका मैदा डिस्टर्ब हो तो वो बीमारियां आप पर हमलावर हो सकती हैं? राइट, मैदा डिस्टर्ब होने मैदे की वजह से और कुछ बीमारियां, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस है तो उसके साथ आपका गला ख़राब हो सकता है, उसके साथ आपको कानों में दर्द हो सकता है, उसके साथ यहाँ तक कि आपको ब्रोंकियल अस्थमा भी हो सकता है। इसी तरह से अगर आपको मैदे में कुछ जरासीम, जैसे हम जरासीम की बार बार बात कर रहे हैं, अगर वो है मैदे में और आप उसका प्रॉपर इलाज नहीं करते तो वो फिर मैदे के ज़ख़म और मैदे के कैंसर और इस तरह तक वो जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं ऐड करना चाहूँगी कि किस स्टेज पर आपको पता चलना चाहिए कि अच्छा अब आपको मैदे के डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सबसे पहले बात तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जो कॉमन मैन की जो इंटरवेंशन है इसमें वो उसको डिस्करेज करना चाहिए। जो आपकी लोकेलिटी के अवेलेबल डॉक्टर हैं आप उनके पास जाएं और उनसे आप अपना मसला डिस्कस करें और आपको जितनी ड्यूरेशन के लिए और जिस टाइमिंग्स में वो दवा दें आप उनके पास जाके उनसे वो लें और फिर उसको फॉलो करें। और उसके बाद ये देखें कि उससे आपकी जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, वो कितनी बेहतर होती हैं। अगर तो वो बेहतर हो जाती हैं तो डेफिनेटली आप वो दवाई डिसकंटिन्यू कर देंगे, और अगर उसमें कुछ रह जाता है फिर आप उनसे दोबारा जाके डिस्कस करें। और जो हल है इस चीज़ का वो ये है कि आप इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें। सही, जोर है इन्वेस्टिगेट करना। आपका फोकस एक ही चीज पे है कि टेस्ट होना बहुत जरूरी है, डायग्नोज होना बहुत जरूरी है। एक कॉलर है हमारे साथ, जुबैदा आजाद कश्मीर से। जुबैदा, क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं पूछना ये चाह रही हूँ ना कि मेरे हस्बैंड है ना, तो वो कोई भी चीज खाते हैं या कुछ तो फिर उनके पेट में मसला हो जाता है। क्या मसला हो जाता है? अच्छा, टीवी की आवाज कम करें जरा, हम कॉल पे बात कर लेते हैं ना। ओके जुबैदा, शायद इमरान सुल्तान कराची से एक और कॉलर है हमारे साथ। इमरान, क्या पूछना चाहेंगे? जी सर, मेरे मैदे में प्रॉब्लम है काफी अरसे से, लेकिन मेरे थोड़े दिन पहले मतलब मुंह में स्मेल आना शुरू हो गई। वो एक मैं ब्रश भी बड़े चेंज, टूथपेस्ट भी बड़े मैंने चेंज किए, सारे करता रहा हूँ। लेकिन बाद में जब मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके मैदे की वजह से ये स्मेल आ रही। ओके, ये मुझे समझ नहीं आया ये कैसे हो रहा है, हालांकि मैदे की वजह से शायद मुंह में आ सकती है कि नहीं। मैं इसलिए डॉक्टर साहबा से और डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो वैसे मैदा आपका ठीक हो गया? जी, अब तो डिस्टर्ब, अब तो कुछ बेहतर है, लेकिन स्मेल जो है वो अभी भी। ओके, ठीक है इमरान, ठीक है इमरान, आप देखते रहिए, डॉक्टर साहब दे दें जवाब। जी हाँ, ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन हो सकती है कि कुछ लोगों का एसिड और फूड दोबारा मुंह की तरफ आता है। रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस में मेन जो
वजह होती है वो ये होती है कि जो वन वे ट्रैफिक है जो अल्लाह ताला ने बनाई है कि ऊपर से खाना नीचे की तरफ जाएगा, वापस नहीं आएगा। बट हमारे कुछ रीजंस की वजह से, ज़्यादा दर्दों की दवाइयाँ खा लेने की वजह से या मैदे के इन्फेक्शंस की वजह से वो जो वन वे मैकेनिज़्म है वो टू वे हो जाता है। और उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बहुत मोटा होने का भी होता है, ये बहुत ओवर ईटिंग का भी होता है। हम बहुत सारी दफ़ा में बहुत ज़्यादा स्टमक को फिल कर लेते हैं। जब वो फिल कर लेते हैं तो हमारा वो वेल्व जो है वो काम नहीं कर सकता, तो ये ट्रैफिक टू वे हो जाती है, जा भी रहा है और आ भी रहा है। तो जब वो फूड और एसिड दोबारा आपके रात में स्पेशली सोते हुए ऐसा होता है तो आपके मुंह की तरफ आता है, तो सुबह जब आप उठते हैं तो उससे स्मेल्स आपको हो सकती है। सही। डॉक्टर लुबना से भी पूछ लेते हैं। डॉक्टर लुबना, जिस तरह वो कह रहे थे कि स्मेल आती है, तो क्या कोई ऐसा खाना खा लिया जाता है रात को सोते वक्त, कोई ऐसी चीज ले ली जाती है, वो या फिर ज्यादा खा लिया मील जाता में भी है? हो सकता है, वो फ्रूट भी हो सकता है, वो दूध हो सकता है, क्या इन चीजों से भी स्मेल होती है या ज्यादा खाने से भी हो सकती है? देखिए, जो मेरे एक्सपीरियंस में रहा है वो ये होता है कि आप खाना जब खा रहे हैं आपके टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा गलत हैं। आप अपनी बॉडी को या अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट करने का मौका नहीं दे रहे। तो ऐसे क्लाइंट्स जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप एक ट्राई करें इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो आजकल काफ़ी फेमस हुआ हुआ है फिटनेस इंडस्ट्री में, वो काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। तो उसमें ये होता है कि आपके पास एक ईटिंग विंडो है, सर्टेन आवर्स हैं, कुछ घंटे हैं जिनमें आप खाना खाएंगे, और उसके बाद अपनी बॉडी को आप कुछ नहीं दे रहे सिवाय पानी के या कोई भी टीज़ या इस तरह की चीज़ों के अलावा। तो फॉर एग्जांपल 8 घंटे आप खाना खा रहे हैं, उसके दरमियान अपनी मील्स लेंगे और उसके बाद अपनी बॉडी को आप कंप्लीट रेस्ट दे रहे हैं। आप उसके बीच में सो जाएं या जो भी करें। तो फॉर एग्जांपल 12 PM to 8 PM 8 घंटे की ईटिंग विंडो है आपके पास। उसके बाद अपनी बॉडी को बिल्कुल रेस्ट दें, पानी पिएं, इस तरह की चीज़ें लें, कोई भी लिक्विड इनटेक आप ले सकते हैं, लेकिन आप खाना मत खाएं। तो उससे ये होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट करने का मौका मिलता है, दोबारा से हर चीज़ को डाइजेस्ट करने का मौका मिलता है। ये बहुत लाजमी है कि आप ट्राई करें। तो जिन लोगों के पास ये इशू आता है, उस सिंड्रोम को मैं ये भी कहती हूँ कि मे बी डॉक्टर साहब ये एक्सपैंड कर सकें, IBS जो कि है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसमें ये होता है कि हमारा जो गट का बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमने गुड बैक्टीरिया को फीड नहीं कर रहे, बैड बैक्टीरिया को हम फीड किए जा रहे हैं, क्योंकि 2 किस्म के हमारे पास बैक्टीरिया है ना। एक जो है जो बिल्कुल चीनी को पसंद करते हैं, जो पिज्जाज को पसंद करते हैं, और एक आपके हैं जो गुड फाइबर्स को पसंद करते हैं। जी, तो बहुत जरूरी है कि आप फाइबर्स फूड्स की भी इंटेक करें। इवन जो ये आपको हस्त मिलती है इस पर वो लोग इस तरह की चीजें, ये आप इंटेक करें ताकि जो आपका गुड बैक्टीरिया है उसको आप खाना खिलाएं, ताकि वो ज्यादा अच्छे से एक्सपैंड करे और अपनी गट को हील कर सके। ठीक है। तो जितने भी मैं कहती हूँ कि काफी जो डिजीज है वो सारे गट से ही शुरू होते हैं। सही। ठीक है डॉक्टर लुबना, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया और हमें बहुत अच्छा लगेगा, बड़ी खुशी होगी आप हमें किसी दिन लाहौर से भी ज्वाइन करें, फिर बहुत सारी ढेर सारी आपसे बातें की जाएं। और डॉक्टर आसिफ गुल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत इंफॉर्मेटिव हमारा आज का ये सेगमेंट रहा स्टमक से मुतालिक। तो अभी हम इजाजत जी हाँ, इजाजत चाहेंगे। संडे है, क्योंकि रोज आपसे मिलने की आदत होती है, तो मंडे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।